अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिद मिन्हास, सितार अलवी, एम आलिम और सरफराज अहमद रफ़ीकी जैसे हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने अरब इसराइल वार में किसी भी पाकिस्तानी पायलट्स में से सबसे पहले इसराइली जेट तबाह करने का एजाज़ हासिल किया था। दोस्तों 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब पाने वाले जानबाज पायलट सैफुल आज़म की, जिनके एहसानों को अरबों ने तो भुलाया ही भुलाया, लेकिन हमारी नस्ल तो इनके बारे में जानती तक नहीं है। सैफुल आज़म 1941 को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ज़िला पबना के गांव कगरबारिया में पैदा हुए। मशरक़ी पाकिस्तान से सानवी तालीम हासिल कर लेने के बाद वो 1955 में मगरबी पाकिस्तान आ गए और आला तालीम हासिल कर लेने के बाद 1958 में पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी रिसालपुर ज्वाइन कर ली और 1960 में PAF के GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इसी दौरान इन्होंने एक लॉयर निशत से शादी कर ली। दोस्तों इन्होंने सेस्ना T-37 की तरबियत हासिल की और उस वक्त के जदीद फाइटर F-86 सैबर की तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें ल्यूक एयर फोर्स बेस एरिज़ोना अमेरिका भेज दिया गया। तरबियत हासिल कर लेने के बाद वो पाकिस्तान आए और 1963 तक सैबर तैयारे उड़ाते रहे। इसके बाद 1963 से 1966 तक PAF मसरूर बेस माड़ीपुर में T-37 के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों जब 1965 की पाक भारत जंग छिड़ी तो आज़म को सरगोदा एयरबेस में स्क्वाड्रन नंबर 17 के सैबर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी जंग के दौरान आज़म इंडिया में कामयाब ग्राउंड अटैक करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो इनकी फॉर्मेशन को इंडियन एयर फोर्स फाइटर्स ने घेर लिया। इस डॉग फाइट में आज़म ने 2 में से 1 अटैकर को तबाह कर दिया जो कि फोलन नार्ड त्यारा था और यूं सैफुल आज़म ने अपनी ज़िंदगी की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तबाह होने वाले जेट के पायलट का नाम मायादेव था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आज़म को पाकिस्तान के तीसरे बड़े मिलिट्री एजाज़ सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1966 में आज़म को दोबारा T-37 के इंस्ट्रक्टर और नंबर 2 स्क्वाड्रन की कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नवंबर 1966 को PAF की तरफ से इन्हें एज एडवाइज़र रॉयल जॉर्डन एयर फोर्स भेज दिया गया। दोस्तों जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग छिड़ी तो आज़म जॉर्डन एयर फोर्स के लिए नंबर 1 स्क्वाड्रन के हॉकर हंटर तैयारे को उड़ा रहे थे। 2 दिन के दौरानिए के अंदर आज़म इसराइल की 2 एयर बेस पर अटैक में भी शामिल थे। इसी दौरान इनकी 2 इसराइली जेट से एयर टू एयर कॉम्बैट भी हुई, जिसमें एक इसराइली त्यारा तबाह हो गया और दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइली हदूद में क्रैश लैंडेड हुआ। 5 जून 1967 को इसी जंग में इन्हें उर्दन की मेन एयरबेस मफराक को इसराइली त्यारों से दफा के लिए बुला लिया गया। दोस्तों 12:48 पर 4 इसराइली डेसल्ट सुपर मेस्टायर त्यारों ने मफराक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन 4 त्यारों के साथ लड़ाई में आज़म भी शामिल थे। आज़म ने 2 इसराइली त्यारों को मार गिराया और तीसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों 6 जून को सैफुल आज़म को इराकी फ़िज़ाई अड्डों के दफ़ा के लिए उर्दन पायलट्स के साथ इराक भेज दिया गया। यहाँ पर इनका सामना एक बार फिर इसराइली त्यारों से हुआ। 4 इसराइली वेटूर बॉम्बर्स ने 2 मिराज त्यारों के साथ मिलकर इराकी एयरबेस पर हमला कर दिया। एक मिराज पायलट कैप्टन गिडियन डेरर ने एक इराकी जेट तबाह किया, जिसके जवाब में आज़म ने इस जेट को मार गिराया। सैफुल आज़म ने इस हमले में शामिल वेटूर बॉम्बर को भी तबाह किया, जिसे कैप्टन गोलान उड़ा रहे थे, जो कि बाद में जंगी कैदी बन गए थे। इस जंग के बाद सैफुल आज़म दुनिया के वाहिद पायलट बन गए जिन्होंने 72 घंटों के अंदर अंदर
3 کنفرمڈ اسرائیلی طیارے گرائے اور یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیلی جیٹ گرانے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے۔ یہ وہ واحد پاکستانی پائلٹ ہیں جو پاکستان کے لیے بھی لڑے، عراق کے لیے بھی لڑے اور اردن کے لیے بھی لڑے۔ دوستو یہ 6 روزہ جنگ تو اسرائیل جیت گیا، لیکن پاکستانی پائلٹس کے دیے گئے زخم آج تک نہیں بھلا سکا۔ سیف العظم کو جارڈن کے آرڈر آف استقلال اور عراق کی طرف سے میڈل آف بریوری نعت الشجاعت سے نوازا گیا۔ 1969 میں اعظم ایسٹ پاکستان واپس آئے اور فلائٹ کمانڈر بن گئے۔ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو انہوں نے بنگلہ ایئر فورس جوائن کر لی۔ اعظم بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹر آف فلائٹ سیفٹی اور ڈائریکٹر آف آپریشن کے طور پر خدمات دیتے رہے۔ پھر انہیں 1972 میں ڈھاکہ ایئر بیس کی کمانڈ اور گروپ کیپٹن پر پروموٹ کر دیا گیا۔ دوستو سیف العظم 1979 میں بنگلہ دیش ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے، لیکن ملک کے لیے خدمات دیتے رہے۔ 1980 میں انہیں سول ایویشن اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ سیف العظم فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے اور سیاست میں بھی حصہ لیا، اور 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ دوستو سن 2000 میں امریکہ کی طرف سے انہیں ان 22 لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا جو بہترین پائلٹ تھے، جنہیں امریکہ کی طرف سے لیونگ ایگل کا لقب دیا گیا۔ دوستو عرب عوام ہمارے اس ہیرو کے بارے میں نہیں جانتی، حالانکہ یہ ان کا بھی ہیرو ہے۔ اتنے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اتنی گمنامی کی زندگی شاید ہی کسی ہیرو کو ملی ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب ملٹریز اور عرب ثقافت میں پاکستانی شراکت کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور آفیشیل عرب ہسٹریز میں بھی ہماری خدمات کو بھلا دیا گیا، جبکہ پاکستان نے کم از کم 16 پائلٹس کا دستہ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں اردن، مصر، شام اور عراق میں رضاکارانہ بھیجے تھے۔ دوستو اس گمنام ہیرو کے بارے میں ویڈیو بنا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔